हेलो बच्चों, आपका अपने लेक्चर में पुनः वेलकम है। स्टूडेंट, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में सबसे पहले हमने सिलेबस के बारे में जाना था और कुछ चार्ज के बारे में जाना था। तो स्टूडेंट, पहले हम चार्ज को और अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि हम उस लेक्चर को रिवाइज करेंगे और अच्छे से हम चार्ज के बारे में जानेंगे। फिर हम अपना सेकेंड टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर 1 है, जो कि पूरा का पूरा सोलली जो आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज पे। इलेक्ट्रिक चार्ज में पूरा क्या होता है, जो कि हमने बेसिक आपको उस दिन बताया था, उसी से फिर स्टार्ट करेंगे। पहले डिफिनीशन बताएंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर इसके बीच फोर्स बताएंगे। इतना टॉपिक हमको जानना है। तो हमने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ the property of any matter by virtue of which it produces electric and magnetic effect. It produces electric and magnetic effect are known as charge. उस दिन हमने आपको बताया था चार्ज के बारे में। चार्ज का यूनिट जो होता है स्टूडेंट, चार्ज को हम जनरली कैपिटल क्यू से और हम स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और चार्ज का जो यूनिट होता है वह होता है कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है 80, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज के बारे में, मतलब बेसिक चीज चार्ज क्या होता है। अब चार्ज का जो सेकेंड टॉपिक है वह है चार्ज का सेकेंड टॉपिक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। स्टूडेंट, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें, सबसे पहला अगर प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो पहला प्रॉपर्टी जो है हमारा वह है कि जो एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया था कि चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकलता है तो उसके ऊपर जो आता है उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और अगर गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, साइंटिस्ट का नाम आप याद रखिएगा। सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो लाइक चार्जेस हैं, मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, चाहे निगेटिव निगेटिव हो गया, उनके बीच होता है रिपल्सन। क्या होता है? रिपल्सन। और जो अनलाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव निगेटिव हो गया चाहे निगेटिव पॉजिटिव हो गया, उनके बीच होता है अट्रैक्शन। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया इसका। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो चार्ज होता है, चार्ज वो हमेशा किसी न किसी मैटर के साथ एसोसिएटेड होता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मैटर। चार्ज का जो उद्गम है वो मैटर के साथ होता है, मतलब मैटर है तो ही चार्ज होगा, विदाउट मैटर चार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चार्ज हमेशा मैटर के साथ जुड़ा होता है, मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है। तो मैटर से मतलब यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं। मैटर होगा तो मास होगा, आपने पढ़ा होगा। तो हम मास से रिलेट कर दे रहे हैं। किससे रिलेट कर दे रहे हैं? मास से। यानी मास होगा तो ही चार्ज होगा, अदरवाइज चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा चार्ज और मास के में थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी बताएंगे, नेक्स्ट इसका जो टॉपिक होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसका, फोर्थ प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था कि चार्ज जो होता है
कंजर्व्ड होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। यानी हम इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख दे रहे हैं, चार्ज कैन नॉट बी created or destroyed for an isolated system, isolated system, ये हो जाएगा। अब जो सबसे अगला है आपका फिफ्थ नंबर होगा, फिफ्थ नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमने बताया था कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है, ठीक है। तो चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या कहता है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज E। यानी जो Q होता है वह E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, विद साइन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। यानी Q की जो अलाउड वैल्यू है या तो 1E होगा या 2E होगा या तो 3E होगा, कभी भी Q की वैल्यू ऐसे कुछ नहीं होगा पॉइंट में, ठीक है, E के साथ पॉइंट में नहीं होगा। ये कुछ स्टेयर्स के फॉर्म में, जैसे हमने बताया था कि स्टेयर्स हमेशा एक नंबर होता है, जैसे काउंटिंग का जो नंबर होता है उसके तरह होता है, वैसे ही चार्ज हमेशा कुछ काउंटिंग के नंबर के साथ E के साथ होगा। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है अपनी, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है कि चार्ज जो है, चार्ज ये इनवेरिएंट होता है। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको कोई मतलब ही नहीं है, कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर एग्जैक्टली हम बात करें फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो यहां पे हम मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि चार्ज जो होता है, सॉरी स्टूडेंट, हाँ, तो हम बता रहे थे आपको कि जो चार्ज होता है किसी बॉडी का, वो डज नॉट चेंज होता है वेदर में इट्स स्पीड, ठीक है। मतलब किसी बॉडी का स्पीड चेंज हो जाएगा लेकिन उसका चार्ज नहीं चेंज हो सकता है, ठीक है। स्पीड ऐसा नहीं है कि कोई कोई एक ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड अगर बदल जाएगी तो उसका चार्ज बदल जाएगा। तो चार्ज जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट, ये आप याद रखिएगा, चार्ज इनवेरिएंट होता है। तो ये हो गया आपका 6 प्रॉपर्टी। और 7th प्रॉपर्टी जो है वो आपने आपको हम बताए थे पिछले बार में। तो इसका स्टेटमेंट लिख दे क्या आपको, चलिए इसका स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं आपको हम। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, that is charge on a body
डज नॉट चेंज डज नॉट चेंज whatever may be इट्स स्पीड, यानी इसकी स्पीड से उसको मतलब ही नहीं है चार्ज को। सेवंथ, चार्ज इज एडिटिव क्वांटिटी। चार्ज जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जोड़ सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। एक कोई सिस्टम है, उस पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, जो टोटल चार्ज होगा वो सिंपली इन तीनों के सम के इक्वल होगा, यानी इसको अल्जेब्रिक मेथड से हम जोड़ सकते हैं, तो चार्ज एडिटिव होता है। तो चार्ज के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस बताएंगे आपको। तो स्टूडेंट, चार्ज और मास में कुछ बेसिक डिफरेंस है, चार्ज और मास में, तो आप इसको जान लीजिए पहले। सबसे पहला डिफरेंस है कि चार्ज जो होता है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास। जबकि मास जो होता है, मास कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, यानी कि विदाउट चार्ज। सेकेंड क्या है फ्रेंड, कि अगर चार्ज है, मान लीजिए एक चार्ज है Q1 Q2, तो अगर ये दोनों सेम हो गया, प्लस प्लस हो गया, तो चार्ज अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो चार्ज कैन बी बोथ, चार्ज कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। चार्ज कैन बी the forces between charges can be both attractive and repulsive। अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव लिखेंगे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। लेकिन द फोर्सेस बिटवीन मास, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज बी अट्रैक्टिव। न्यूटन ने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड डिफरेंस क्या है चार्ज का, थर्ड देखिए क्या है। चार्ज जो होता है, चार्ज डज नॉट डिपेंड, ये बताए थे अभी, इनवेरिएंट होता है ना, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी। वेयर है जो मास होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करें जो दिखता है, मास ऑफ पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन स्पीड, स्पीड। तो हम यहाँ पार्टिकल्स ही लिख दे रहे हैं, मास ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन स्पीड। ये आपको आइंस्टीन ने बताया था, m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3। एक और इसका अंतर है, डिफरेंस है इसके बीच का। चार्ज जो होता है, चार्ज कहाँ लिख दें, इसको इरेज कर दें क्या, चार्ज यहाँ लिख दे रहे हैं 4। चार्ज जो हो सकता है जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है।
जहां आपकी मास जो होता है ना स्टूडेंट, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस, एक टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक हमने आपको पिछले बार भी पढ़ाया था, जिसका नाम है मेथड्स मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या नाम है इसका, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो चार्जिंग कैन बी डन बाई थ्री मेथड। कितने मेथड, थ्री मेथड। बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन, ठीक है, बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन, और बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन। फ्रिक्शन के केस में क्या होता है हमने बताया था फ्रिक्शन के केस में, लेकिन आज इसको हम और आपको क्लियर बता रहे हैं। देखिए, पहला चीज इसका स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, यानी हम आज इसी को पढ़ ले रहे हैं पहले। पहला मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड जो है बाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हम क्या करेंगे, देखिए, इफ वी rub one body with another body, then transfer of electron takes place, ठीक है। The transfer of electron takes place फ्रॉम, यहां देखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए इसको हम दूसरे से लिख दे रहे हैं, लोअर वर्क फंक्शन बॉडी, लोअर वर्क फंक्शन बॉडी। ठीक है, वर्क फंक्शन होता बताए थे आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताए थे। लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी। ठीक है, यानी जब हम दो बॉडी, मान लीजिए एक कोई रॉड है, ठीक है, और कोई दूसरे चीज पे हम इसको रब कर रहे हैं, इसको, ठीक है, रब कर रहे हैं, तो रब करने पे अगर इसका वर्क फंक्शन लोअर है, ठीक है, लोअर है, इसका हाइयर वर्क फंक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से चले जाएंगे इसके ऊपर। जब यहां से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कुछ इसका एग्जाम्पल्स हम आपको बता दें। पॉजिटिव कौन सा होगा और निगेटिव कौन सा होगा अगर हम रब कर रहे हैं तो, मान लीजिए हमने ग्लास रॉड को हम लोग रब कर रहे हैं सिल्क क्लॉथ पे, ठीक है, तो सिल्क की जो कपड़ा होगा वो निगेटिव आ जाएगा और जो हमारा ग्लास रॉड होगा उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अगर हम वूलन क्लॉथ, ठीक है, वूलन क्लॉथ पर हम कोई प्लास्टिक की चीज को रब कर रहे हैं, प्लास्टिक चीज यानी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट या रबर का कोई सूज हम कर रहे हैं, या एम्बर हम कर रहे हैं, ठीक है, एम्बर, तो इस वुडन क्लास पे पॉजिटिव आएगा और बाकी इन सब चीज पे निगेटिव आएगा। वेराइज थर्ड थर्ड की बात करें तो थर्ड, अगर हम कैट स्किन पे हम रब कर रहे हैं इवोनाइट रोड को, ठीक है, तो इवोनाइट रोड पे निगेटिव आएगा, कैट स्किन पे पॉजिटिव आ जाएगा। फिर हम ड्राई हेयर पे रब कर रहे हैं कॉम को, कंघी को, तो कंघी पे निगेटिव आ जाएगा और ड्राई हेयर पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला मेथड हो गया बाय फ्रिक्शन। नाउ सेकेंड मेथड स्टूडेंट, सेकेंड मेथड क्या है, बाय इंडक्शन। इंडक्शन, तो इंडक्शन में डायरेक्टली टच नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है।
इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? द फिनोमिना द फिनोमिना ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर in which opposite charge appear at its closure end and similar charge appear at for end in the presence of a heavy charged body is called उसका एक नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब ये दो तरीके से होता है स्टूडेंट। देखिए पहला तरीका देखिए, हमने क्या किया, दो स्पेयर ठीक है को कनेक्ट कर दिया और दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है ऐसे। और इसके पास हम क्या किए, एक रॉड लेके गए। इस रॉड पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इस स्पेयर पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस स्पेयर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अभी इस पूरे सिस्टम पर चार्ज कितना दिखेगा आपको, जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव आएगा। तो अभी सिस्टम पे कितना है, जीरो। और ये पास में ले गए, टच नहीं कराए हैं। फिर कुछ समय बाद हम क्या कर देंगे, इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। जैसे सेपरेट करेंगे तो इस पे पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली निगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस पे पूरा का पूरा क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। या एक तरीका और है, एक तरीका क्या है कि एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है और हम किसी दूसरे रॉड के पास ले गए इसको, इसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके फ्रंट पार्ट पे हमने बताया कि जो सबसे पास का जो हिस्सा है उसका इसका अपोजिट चार्ज आएगा, यानी इस पे निगेटिव आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसको हम अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। जैसे अर्थिंग कर देंगे तो पॉजिटिव चला जाएगा इसमें, तो इस पे कौन कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। नाउ थर्ड तरीका की बात करें स्टूडेंट, तो थर्ड जो तरीका है, थर्ड थर्ड तरीका है अपना कि एक हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा कंडक्टर है जो चार्ज है, ठीक है। एक कंडक्टर है ऐसे जो चार्ज है, इसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और एक ऐसा कोई कंडक्टर है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, निगेटिव चार्ज कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक कंडक्टर से जोड़ देंगे, ठीक है। ये चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा। चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज कोअग्रेट ना हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक अपना, फोर्स बिटवीन चार्जेस, ठीक है। टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो स्टूडेंट चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगता है, ये सबसे पहले बताया आपका कुलाम साहब ने। किन्होंने बताया, कुलाम, जो कि न्यूटन से ही कॉपी किए थे। आपको याद होगा कि अगर दो मास है m1 और m2 तो इसके बीच एक फोर्स वर्क करता है। अगर इसके बीच का डिस्टेंस जो है r है, तो न्यूटन साहब ने बताया था, क्या बताया था न्यूटन साहब ने,
कि इसके बीच का जो फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और फिर जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो यहां से आया आपका m1 m2 अपान में r स्क्वायर। इसको हटाएं तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया वो था g m1 m2 अपान में r स्क्वायर। ये था आपका, न्यूटन ने बताया था। वैसे ही सेम इसको इन्होंने बताया कि अगर दो चार्जेस हैं, मान लीजिए Q1 और Q2, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव भी हो, अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा है इसके नेचर पे कि ये कैसा है। तो इसके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फर्स्ट, पहला क्या होता है, फर्स्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन 1। ठीक है। और सेकेंड वही स्क्वायर डिस्टेंस वाला, सेकेंड क्या बताया इन्होंने, सेकेंड यहीं से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली था ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं उसको, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन 1 और 2 को जब मिलाते हैं तो इक्वेशन आता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे आता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा हाईलाइट करके, 1/4πε0 k Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आता है जो कि वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा गया है, ये स्केलर फॉर्म में। इसमें स्टूडेंट अब साइलेंट नॉट और के और इन सब की बात कर रहा हूं। ठीक है, जिसमें अब साइलेंट नॉट और के बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम बताएंगे इसको। हाँ, तो f की वैल्यू कितना है, पहले f की वैल्यू है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है ना, परमिटिविटी ऑफ स्पेस है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, वैक्यूम कह सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की है परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस में 12। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको, या वैक्यूम बोलते हैं, फ्री स्पेस, इसको हटा दीजिए, जिसकी वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जो k है ना, ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
ठीक है। और एयर के लिए इसकी वैल्यू होता है 1, तो एयर के लिए एफ की वैल्यू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि स्केलर फॉर्म में जो है ये है, वेक्टर फॉर्म में अगर हम कूलॉम्स लॉ लिखें तो F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान में R के पावर 3 और R वेक्टर होगा, ये होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे 3 हो जाता है, कैसे होता है इसको ही हम जान लेते हैं। अब देखिए, यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है वह वेक्टर अपान में मॉड होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से वेक्टर की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आर कैप इंटू आर, ठीक है। तो एफ की वैल्यू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में आर के पावर 3 और आर वेक्टर, और ये हो गया। तो यहाँ पे हम आर वेक्टर की अगर वैल्यू रखें तो एफ इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर के पावर 3 इंटू आर कैप इंटू आर, तो 1 आर से 1 आर कैंसिल हो जाएगा, अपना आ जाएगा, और इसकी वैल्यू तो 1 होता है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो आ कितना जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। कैप के फॉर्म में ये रहेगा और वेक्टर के फॉर्म में ये रहेगा, तो याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ये और कैप के फॉर्म में ये रहेगा, वेक्टर के फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट हमारा, वह है इस पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, न्यूमेरिकल्स इस पे। तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होता है। एक न्यूमेरिकल है कि दो चार्ज हैं, ठीक है, एक 9 कूलम का है और एक 1 कूलम का है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है 16 सेंटीमीटर है। अब इसके बीच में हम कहीं पे भी हम कहाँ पे कोई एक अन्य चार्ज रखें Q कि यह बैलेंस कंडीशन में हो, किस कंडीशन में हो, बैलेंस कंडीशन में हो, ठीक है। और एक तो नॉर्मल न्यूमेरिकल हो गया, ये तो अभी इससे पहले एक आपको न्यूमेरिकल और हम लगा दे रहे हैं, कुछ वैल्यू बता दे रहे हैं आपको। तो जैसे कि f की वैल्यू हमने आपको बताया 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। स्टूडेंट K की वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, एयर के लिए। लेकिन अगर यही एयर में हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू याद रखिएगा, इसकी वैल्यू होता है 9 to 10 के पावर 9, 9 to 10 के पावर 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये याद रखिएगा। तो हम इसी फार्मूले पे क्वेश्चन लगा लेते हैं। टू क्वेश्चन है, टू चार्जेस of 15 microcoulomb and 20 microcoulomb are separated at 50 centimeter from each other. Calculate the force between them, the force between them. अब स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले फिगर बना लीजिए। एक चार्ज है 15 माइक्रोकूलम का और एक चार्ज है 20 माइक्रोकूलम का, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका Q1, Q1 कितना दिया है 50 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए हम करते हैं 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई, और Q2 क्या है 20 माइक्रोकूलम, सेम, तो 20 इंटू 10 के पावर -6, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से भाग देते हैं या 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब कूलम क्या करता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर एयर के लिए। तो इसकी वैल्यू हम कितना रख देंगे, अभी बताएं आपको हम, 9 इंटू 10 के पावर 9। Q1 की वैल्यू कितना है, तो Q1 की वैल्यू है आपका 50, ठीक है, इंटू 10 के पावर -6, और Q2 की वैल्यू कितना है 20 इंटू 10 के पावर -6। R कितना है, तो 50 इंटू 10 के पावर -2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से पहले जितने भी डिजिट्स हैं
मतलब पावर छोड़ के, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको एक पास कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 50 इंटू 20, और पावर को एक पास कर लीजिए, 10 के पावर 9 -6 और ये दो का मल्टीप्लाई होगा 4, माइनस में ऊपर चला जाएगा तो प्लस में। ठीक है, और अपान में 50 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 50 इंटू 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, या 50 से 50 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा कितना, 9 2 जा 18 अपान में 5, ये 5 और 9 4 13, 13 में से 6 गया, 13 6 गया 7 और 7 में 6 गया 1, तो 10 के पावर 1, तो ये हो गया आपका 180 अपान 5, या इसको डिवाइड वो कर दीजिएगा तो 36 न्यूटन। कुछ मिस्टेक अगर हो मल्टीप्लाई में तो आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो सही लग रहा है, 6 12 हो गया, -3 4 1, ठीक है। 9 का 50 50 50 कैंसिल हो गया 2, ठीक है, तो 18 हो गया अपान 5, लगभग सही है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मान ले रहे हैं यहां से x डिस्टेंस पे बैलेंस कंडीशन में है, तो यहां से अगर ये x डिस्टेंस पे है तो यहां से वो कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, 16 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 16 है। तो आपको क्या करना है, बैलेंस कंडीशन में तभी होगा जब दोनों फोर्स बराबर हो। ये जितना इस पे फोर्स लगा रहा है F1 और ये जितना इस पे फोर्स लगा रहा है F2, दोनों अगर बराबर होगा तभी ना ये माइनस करने पे कितना हो जाएगा, 0, यानी कि नेट फोर्स जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये किस कंडीशन में हो गया, बैलेंस कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे, हम इसके और इसके बीच निकालेंगे कूलॉम के नियम से। तो F1 इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एयर में है मान लीजिए, और Q1 की वैल्यू 9 है और Q2 की वैल्यू Q है। ठीक है, और अपान में यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर इसके बीच का फोर्स निकालेंगे, F2 इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 1 इंटू क्यू अपान में इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 16 माइनस एक्स का क्या हो गया स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो एट बैलेंस कंडीशन पे क्या होगा, F1 जो होगा F2 के इक्वल होगा, जो भी बताए हैं। जब F1 F2 के इक्वल होगा यानी F1 F2 की वैल्यू आपको रख देना है। तो F1 की वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9Q अपान में एक्स स्क्वायर, और F2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, बचा क्या 9 अपान एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचा 1 अपान 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3 अपान एक्स का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर से दोनों कैंसिल कर दें और निगेटिव टर्म को छोड़ दें, निगेटिव टर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 3/x इक्वल टू 1 अपान 16 माइनस एक्स। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे, फिर से कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसमें, ये हो गया 48 माइनस 3x इक्वल टू में x, तो इधर आ गया तो ये हो गया 4x ऐड कर देंगे तो x का वैल्यू आ गया 48 अपान में 4 12। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। और आप 16 माइनस 12 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से जो था वो आपका 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कराएंगे।